हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 4 पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ एचआरएम इन बैंक। तो जो एचआरएम का प्रोफाइल है, मतलब जो काम एचआरएम डिपार्टमेंट को करना होता है, उसमें चेंजेस देखने को मिला। तो किस टाइप का चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला है? ठीक है, अगर हम पहले एचआरएम की बात करें, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, जो पुरानी डेफिनेशन है एचआरएम की, उसमें होता क्या था कि एक्वायरिंग राइट पीपल, राइट प्लेस, राइट टाइम। मतलब कितने लोग चाहिए, सही लोग सही जगह पे सही टाइम पे अवेलेबल कराना, उनको डेवलप करना, ट्रेनिंग ये सब दिला के, ताकि उनकी स्किल्स को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और उनके अंदर जो मोटिवेशन है वो बनाए रखना, इस इसको प्रॉपर जो है स्ट्रैटेजी बनाए रखना। तो ये जो है पहले एचआर का काम होता था। ठीक है, ये काम पहले एचआर का होता था, लेकिन अभी जो है एचआरएम के प्रोफाइल में चेंजेस देखने को मिला। किस तरह से चेंजिंग, किस टाइप का चेंजेस देखने को मिला? सो एचआरएम हैज बीन फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द पीपल। तो एचआरएम का मेन फोकस स्टार्टिंग से ऐसे ही रहता था कि एचआरएम क्या करेगा कि जो लोग हैं उनको डेवलप करेगा, उसी पे मेन फोकस होता था। लेकिन अगर हम बात करें, जो आपके लोग हैं, जो आपके स्टाफ एम्प्लॉय हैं, तो उनको अगर आप मैनेज कर रहे हो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एटीट्यूड ऑफ पीपल विच इन टर्न आर कंडीशन बाय द वैल्यू। तो जब भी लोग हैं, वो लोगों का आप मैनेज कर रहे हो, तो वो डिपेंड करेगा उनका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, एटीट्यूड किससे डिसाइड होगा? जो भी एम्प्लॉयज है उनकी क्या वैल्यू है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है। यानी एचआरएम का काम है लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को डेवलप करना। उनकी डेवलपमेंट, उनका मैनेजमेंट डिपेंड करेगा उनके एटीट्यूड पे। एटीट्यूड डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यू, क्या उनको, क्या वैल्यूज है, क्या चीजें वो सोचते हैं कि ये सही है, किस टाइप की वैल्यू वो रखते हैं, और कल्चर क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एफर्ट्स लगाए गए हैं ताकि एचआर डिपार्टमेंट को भी हम प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अभी तक एचआर का जो प्रोफाइल था उसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अभी जो प्रोफाइल में चेंजेस देखने को मिला, वो क्या मिला कि अब ये जो है एचआर को भी प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। किस टाइप का प्रॉफिट? बाय इंश्योरिंग दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन एक्सीड द कॉस्ट इन्वॉल्व। मतलब आप जो है ह्यूमन यानी स्टाफ में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी पैसा लगा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो है एक्सीड द कॉस्ट इन्वॉल्व देयर। यानी आपको जो रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए आप ट्रेनिंग इन सब में खर्चा कर रहे हैं 10 लाख का, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा, उनसे जो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, वो आपका इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये चीज इसमें बोली है। यानी एचआर डिपार्टमेंट में जो खर्चा हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं एचआर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या देखते हैं दोस्तों? इसमें हम देखते हैं कितना खर्चा हुआ ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा हमने किया। तो जो भी आप खर्चा करोगे, उस पे जो आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो रिटर्न ज्यादा होना चाहिए आपकी कॉस्ट से। तो जितना भी एचआर डिपार्टमेंट ने खर्चा किया, जो भी रिटर्न मिली, वो उसके खर्चे से तो ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से अब ट्रीट किया जाने लगा। जो लाइन मैनेजर्स है, उनके लिए भी रियलाइज किया गया कि वो सिर्फ अब सुपरवाइजर नहीं है। पहले लाइन मैनेजर का काम था सिर्फ सुपरवाइज करना, लेकिन अब उनको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल रोल्स दिए गए हैं। उनको एचआर चेंज एजेंट का भी रोल दिया गया। एचआर चेंज एजेंट क्या होता है? इसको जिम्मेदारी दी जाती है जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस करना हो, तो एचआर चेंज एजेंट उस काम को करवाता है। वैसे मेन जिम्मेदारी तो मेन सुपरवाइजर, जो बड़ी पोस्ट में एग्जीक्यूटिव है, तो उनकी होती है, पर एचआर जो है ज्यादातर अपने स्टाफ या एम्प्लॉय के कांटेक्ट में होता है, तो एचआर को ही चेंज एजेंट का काम दिया जाता है। तो यहाँ पे वो बात बोली गई है कि जो आपके लाइन मैनेजर है, वो सुपरवाइजर तो है ही है, उसके साथ उनको और भी कई सारे रोल दिए गए हैं, काफी रिस्पॉन्सिबल वाले रोल दिए गए हैं, इंक्लूडिंग एचआर एजेंट, चेंज एजेंट रोल। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। नीचे के पैराग्राफ में बहुत सिंपल सी बात बोली गई है कि आजकल का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। ठीक है, आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन है, उसको सरवाइव करने के लिए जो एचआरएम है, उसके रोल को भी चेंजेस किया गया, उसमें भी चेंजेस या इवॉल्वमेंट किया गया है। पहले के जो एचआर है, उनका मेन फोकस परफॉर्मेंस उन सबको लेके था, पर अगर हम अभी के एचआर की बात करें, तो यहाँ पे जो है एचआर पॉलिसीज में चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वही सब बोला है कि एचआर की पॉलिसीज में चेंज किया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि प्रमोशन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर या वेलफेयर जो है, वो आपकी जो भी जिस हिसाब से आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैच करना चाहिए। मतलब जो भी आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं, और जिस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस का लेवल है, या जितना आप प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये चीज मैच होनी चाहिए, कन्ग्रेंट। यानी कि आपको जो भी सैलरी मिल रहा है या जो भी वेजेस पे किए जा रहे हैं, उसको लेके जो पॉलिसी बनाई गई है, उसका रिव्यू किया जाना चाहिए। क्योंकि पहले क्या था कि सबको इक्वल सैलरी पे किया जाता है, चाहे आप किसी भी टाइप से परफॉर्मर हो, अच्छा परफॉर्म करते हैं, खराब करते हैं, सबका सैलरी इक्वल हुआ करता था। लेकिन अभी का जो जमाना है, बिल्कुल कंपटीशन है, तो ऐसे टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या जो ज्यादा प्रोडक्टिव है,
उनको आप अच्छे वेजेस या अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराएं। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। बैंक अपनी जो प्रमोशन पॉलिसी है उसमें भी बैंक चेंज कर रहा है, ताकि जो लोग टाइमली डिजर्व करते हैं, ठीक है, टाइमली डिजर्व करते हैं, उनको टाइमली प्रमोशन दिया जाए। जैसे फास्ट ट्रैक चैनल ऑफ प्रमोशन है, जिसमें क्या होता है कि आपको अपनी जिसमें क्या होता है कि कम टाइम में अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से प्रूफ करते हो कि आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो कम टाइम में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। या लेवल जंपिंग, मतलब आपको अचानक से कई लेवल आगे प्रमोट कर दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बैंक अभी सोच रहा है कि ऐसी चीज़ें की जानी चाहिए। इस चीज़ों को टाइमली जल्दी से जो है बैंकों में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसको लेकर बैंक कोशिश कर रहा है। ये सब चीज़ें देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर में नहीं होती है। ये सब आप देखोगे जो बड़ी बड़ी प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट कंपनी, वहाँ होती है। तो पब्लिक सेक्टर के जो कंपटीशन है वो यही तो है ना। तो अगर आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है, तो आप जिस तरह से उन बैंकों में हो रहा है, तो बैंक इस तरह से अपने वहां पे भी लाने की कोशिश कर रहा है कि यंग लोगों के अंदर अगर योग्यता है तो टाइमली उनको प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है, और टाइमली उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में, ठीक है। तो एटलीस्ट जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा अपना परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको इतना तो मौका मिलना चाहिए कि वो आगे बढ़े, ठीक है, उनको आगे हायरार्की में प्रमोशन का चांस मिले। इसके साथ बैंक ने शुरू कर दिया है द टास्क ऑफ रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग मेथड्स। तो आपके जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग के पुराने मेथड काम करते हैं, तो उसमें भी रिव्यू किया जा रहा है कि क्या ये जो ट्रेनिंग है ये सफिशिएंट है या नहीं है, क्या इसमें कुछ इम्प्रूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस चीज के बारे में भी बैंक ने रिव्यू करना शुरू कर दिया। लर्निंग सिस्टम पे भी बैंक ने रिव्यू किया कि किस तरह से लर्निंग की जाएगी, ठीक है। तो आपके एम्प्लॉयज की जो ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट हो रही है, किस मेथड को या किस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए, किस तरीके से आपको ट्रेनिंग या डेवलपमेंट करानी चाहिए, उस चीज को लेके भी रिव्यू किया जा रहा है। उस चीज को लेके भी बात हो रही है कि मान लीजिए 20 30 या 40 साल पहले कुछ आपकी ट्रेनिंग को लेके कुछ बात हुई थी, तो क्या 20 30 40 साल पुराना सिलेबस क्या अभी भी काम आएगा, अभी की टेक्नोलॉजी या कंपटीशन के जमाने वो क्या सफिशिएंट है या नहीं, ये सबको लेके जो है रिव्यू किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है उसमें तीन चीजें होंगी। इट शुड इम्पार्ट रिक्वायर्ड नॉलेज, जब भी आपकी ट्रेनिंग है तो आपको जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज मिलनी चाहिए। हार्नेस द स्किल, आपकी जो स्किल्स है, ठीक है, आपकी जो कला है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। एंड इम्बाइब पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके अंदर एक अच्छा एटीट्यूड लाया जाएगा। तो जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग की स्ट्रेटेजी में ये तीन चीजें होनी चाहिए कि आपको जो नॉलेज है, जैसे आप किसी चीज पे काम कर रहे हो तो उसके लिए क्या नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी, आपकी स्किल्स को बढ़ाया जाएगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप किया जाएगा। क्योंकि नॉलेज और स्किल्स आपके अंदर आ गई, लेकिन अगर एक अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को खराब कर सकता है, ठीक है। ई लर्निंग का बहुत यूज किया जाएगा, बहुत से बैंकों में भी आपने देखा होगा ई लर्निंग, इस सबको बहुत जोर दिया जाता है। तो ई लर्निंग भी जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ई लर्निंग की हेल्प से भी जो है, मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प से ई लर्निंग का सहारा लिया जा रहा है, ई लर्निंग के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको ऑनलाइन ही आप जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो ट्रेनिंग है ये सब चीजें अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं आप, कई सारे ट्रेनिंग के नए एडवांस मेथड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे असेसमेंट सेंटर अप्रोच या मैनेजमेंट गेम्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो कई सारे और भी मेथड्स हैं जिन मेथड्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे बोली है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड को एबोलिश यानी खत्म कर दिया। यानी बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी होती थी कि बैंक के एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, इनको जिम्मेदारी दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया और बैंकों को आज़ादी दे दी कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि रिक्रूटमेंट के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी, क्या होगा, किस टाइप का आपको टैलेंट चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बैंकों को यहाँ पे भी जो है आज़ादी दे दी। तो यहाँ पे भी एचआर को चाहिए कि वो, क्योंकि अभी ये सारी जिम्मेदारी बैंक किसको देगा, गवर्नमेंट ने बीएसआरबी को तो हटा दिया, बैंक के ऊपर जिम्मेदारी है, तो बैंक में एचआर को ये सारा काम दिया जाता है ना कि सही टैलेंट को हायर करना, ये करना, तो एचआर का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। बैंक आर अटेम्प्टिंग टू इनकलकेट अ वर्क कल्चर, बैंक कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा वर्क कल्चर बनाया जाए जिसमें अच्छी प्रोडक्टिविटी लोगों की हो, ऐसा कल्चर बनाना, क्योंकि एक अच्छे और पॉजिटिव कल्चर में आप अच्छा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकते हैं। तो बैंक कोशिश कर रहा है कि एक पॉजिटिव वर्क कल्चर
बनाया जाए, जहाँ पे जो जॉब्स है उसको आसानी से वॉलंटरी बेसिस पे अपनी मर्जी से शेयर किया जाए। मतलब आपको मौका दिया जाए कि किस तरीके का काम आप कर रहे हैं। एंड इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, इस टाइप का इन्वायरमेंट ना हो, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा ना हो। तो इससे क्या है कि एक पॉजिटिव और एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो भी अच्छा और प्रोडक्टिव वाला काम आपको करके देंगे। ठीक है। और इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे अच्छे जो क्रिएटिव आइडियाज़ है या जो इनोवेटिव आइडियाज़ है उनको जगह मिलनी चाहिए। ठीक है। इंडिविजुअल के जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर कोई अच्छा टैलेंट है, अच्छी स्किल्स है। जैसे कोई पर्सन जो है मैनेजमेंट में अच्छा है, ठीक है, कोई पर्सन लोन या क्रेडिट में अच्छा है, तो जिस पर्सन के अंदर जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, या कोई मार्केटिंग में अच्छा है, तो उसके हिसाब से आप उसको पोस्टिंग दीजिए, तो वहाँ पे वो अच्छा प्रोडक्टिव काम आपको करके देंगे। ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को लेके भी बैंक कोशिश कर रहा है, बैंक अपने एफर्ट्स लगा रहा है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ हमने यहाँ पे देखी दोस्तों, कि जो आपका एचआरएम है उसका रोल काफ़ी चेंज हो रहा है। पहले एचआरएम का काम इतना ही था कि कितने लोग कितनी जगह पे, मतलब सही नंबर ऑफ पीपल सही जगह पे सही टाइम पे अवेलेबल कराना। लेकिन अभी एचआरएम का रोल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। उसको प्रॉफिट सेंटर की भी जिम्मेदारी दी गई है, कि जितना खर्चा आप ह्यूमन कैपिटल पे ला रहे हैं, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर जो रिटर्न है वो उसकी कॉस्ट से तो ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है। और जो लाइन मैनेजर है उनको बोला गया है कि अब आप सिर्फ सुपरवाइजर ही नहीं है, बल्कि आपको और भी जिम्मेदारी दी गई है, एचआर एजेंट का भी जिम्मेदारी सुपरवाइजर को दी जा रही है। इसके अलावा बैंक अपनी जो एचआर पॉलिसी है उसमें भी चेंजेस करने को लेके बात चला रहा है, जैसे प्रमोशन को लेके, ट्रांसफर को लेके, वेलफेयर जो भी स्कीम्स है उसको लेके थोड़ा चेंजेस करने को लेके बात हो रही है। यहाँ पे जो भी पेमेंट या सैलरी दी जाती है उसको लेके रिव्यू किया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि जो भी आप पेमेंट, वेजेस या सैलरी पे कर रहे हैं वो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से होनी चाहिए। बहुत से बैंकों में आपने देखा कि परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा रहे हैं। ठीक है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी रेटिंग है, तो उसके आपको अलग से पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से इनिशिएटिव कर दिया गया है परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी देने का। इसके अलावा बैंक क्या कर रहा है, प्रमोशन पॉलिसी को लेके भी सोच रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस किया जाए, या फास्ट ट्रैक प्रमोशन का मौका दिया जाए। ऐसे लोग जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, उनको जल्दी या फास्ट प्रमोशन दिया जाए, ताकि बाकी लोग भी उसको लेके मोटिवेशन फील करें। इसके अलावा बैंकों ने अपना ट्रेनिंग मेथड में भी रिव्यू किया, थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। ऐसे ट्रेनिंग मेथड हो ताकि आपके जो एम्प्लॉय है उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाए, उनकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है। इसके अलावा आप ट्रेनिंग में क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, क्या मेथड यूज कर रहे हो, उसमें भी थोड़ा चेंज करने की बात की जा रही है। आजकल बोला गया है कि अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो तीन चीजें होनी जरूरी है। अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना है आपको, एम्प्लॉय की स्किल बढ़ानी है, और उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना है। इसके अलावा बैंक ई लर्निंग इन सब का भी बहुत सहारा ले रहा है अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड को हटाया और बैंकों को आज़ादी दी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होके जो है इंडिविजुअल बैंक अपना खुद से रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजी बनाएगा। अब ये सारा काम बैंक किसको देगा, अपने एचआर को ही देगा। तो इस हिसाब से एचआर के रोल में काफ़ी चेंजेस या इवॉल्वमेंट या चेंजेस देखने को मिला। इसके अलावा बैंक एक ऐसा वर्क कल्चर बनाने के बारे में सोच रहा है जहाँ पे लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव से काम करें, और जॉब्स वो अपने हिसाब से देख सके कि कौन सा काम उनको पसंद आ रहा है। और जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम से कम हो। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे अ, मतलब आपके जो आइडियाज़ है, पॉजिटिव आइडियाज़ है, जो क्रिएटिविटी है, उसको मौका दिया जाए, उसको शेयर किया जाए, आपकी स्किल्स और टैलेंट को बढ़ाया जाए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की कोशिश की जा रही है कि बैंकों में ऐसा कल्चर डेवलप हो। पर बैंक कई सालों से चले आ रहे हैं, तो अगर एक नेगेटिव कल्चर बना है 30-40 साल में, तो इमिडिएटली 2 या 4 साल में तो ये नहीं हो सकता। इसमें एटलीस्ट 30-40 साल लगा है, तो पॉजिटिव कल्चर के लिए 20-30 साल तो कम से कम लगेगा ही। पर एटलीस्ट इसकी शुरुआत भी अगर बैंकों में हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट आपका चेंजिंग रोल ऑफ एचआरएम। तो एचआरएम का रोल कैसे चेंज हो गया है, सो यहाँ से देखेंगे। तो इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि एचआर का रोल जो है चेंज किया जाए। एचआर के जो मेन फंक्शन है वो क्या था, मैन पावर प्लानिंग, कितने लोग कहाँ चाहिए। ठीक है। फिर जो भी एम्प्लॉय हायर किए उनको एम्प्लॉय डेवलप कराना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। फिर उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से मैच कर रही कि नहीं कर रही, अलाइन हो रही नहीं हो रही, वो चीज़ देखी जाती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। ठीक है। तो ये एचआर का मेन काम था। अब जो है एचआर को और भी सारा काम दिया जा रहा है, क्या कि एचआर को इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस रिजल्ट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रिजल्ट दे रही कि नहीं दे रही, इसके लिए भी एचआर को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, कि आप
ऐसे एम्प्लॉय को हायर कीजिए जिनके अंदर अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, अच्छा टैलेंट हो, ताकि वो अच्छा बिजनेस रिजल्ट दे सके। यानी अब एचआर को ही रिस्पॉन्सिबल मान लिया गया कि अगर अच्छा बिजनेस रिजल्ट आएगा तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही को दी जाएगी। इन दिस चार्ज कॉम्पिटिटिव स्टेज, अभी कितना कंपटीशन चल रहा है, सो एचआर स्पेशलिस्ट मस्ट बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस को लेके क्या प्लान बनना चाहिए, किस टाइप का बिजनेस होगा, या क्या बिजनेस को लेके स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मतलब ऐसा क्या तरीका है जिससे हम अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। तो ये जिम्मेदारी भी एचआर को दी गई है, एचआर स्पेशलिस्ट इसमें भी डील कर रहे हैं। दे मस्ट बी थॉरली कमिटेड टू फुलफिलमेंट ऑफ सच प्लान। तो जो भी बिजनेस प्लान बन रहा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी भी एचआर को दी गई है। कंपेयर टू बिजनेस प्लानिंग, मैन पावर प्लान टेक मच लॉन्गर टू बिकम ऑपरेशन। तो बिजनेस प्लान तो आपने बनाया और आपने साल भर में अपना कंप्लीट किया, ठीक है, लेकिन मैन पावर प्लानिंग मतलब आपको कितने स्टाफ चाहिए उसकी प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए जो भी डिपार्टमेंट है, दे शुड राइटली बी वर्किंग ऑन प्लान्स फॉर 2 years अहेड। तो जो भी आपका मैनेजमेंट है या जो डिपार्टमेंट है आपका, 2 साल आगे की तैयारी पहले से करके रखेगा। मान लीजिए 2 साल बाद आपको कितने एम्प्लॉय चाहिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब आपको पहले से अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस प्लान तो आप फटाफट से कर सकते हो पर मैन पावर प्लानिंग में आपको अच्छा खासा टाइम लगना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 साल का आप अपना मार्जिन बना के चलिए कि इतने टाइम से पहले हम अपनी शुरुआत तो कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, चेंजिंग रोल ऑफ एचआरएम। एचआरएम को पहले सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई थी कि स्टाफ को हायर करना, उनको सेलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलप करना, परफॉर्मेंस देखना, ये सब काम था। लेकिन अभी इनको जो है बिजनेस की भी जिम्मेदारी दे दी है कि अब आप प्रॉफिट देखना, ये भी आप ही का काम है। ठीक है, बिजनेस के लिए भी एचआर को इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। आजकल आपने बैंकों में देखा भी होगा कोई कुछ बिजनेस वाली चीज़ों को लेके कि आपने लोन कितना किया, ये कितना, वो एचआर जो है टाइमली इन्वॉल्व होता है। बल्कि एचआर का ये काम था भी नहीं, लेकिन अभी बोल दिया गया कि एचआर को भी, क्योंकि सभी सीट पे अभी थोड़ा बर्डन या ज़्यादा काम दे दिया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में एचआर को भी दे दिया कि अब आप सिर्फ ये मत देखिए कितने लोग कहाँ कितनी जगह चाहिए, आप ये भी देखिए कि बिजनेस कितना है, बिजनेस रिजल्ट कैसे पूरा करना है, कैसे करवाना है। ठीक है, सो वही बोला गया कि एचआर को भी बिजनेस का जो प्लान है, ये जो बिजनेस को जो स्ट्रैटेजी है उसको तैयार करने में और उसके पूरा करने में एचआर को शुरुआत करनी पड़ेगी, एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कंपेयर टू बिजनेस प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग के बदले में अगर हम बात करें तो मैन पावर प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप 2 साल एडवांस में अपना तैयारी करके चलेंगे। नेक्स्ट है चेंजिंग माइंडसेट। सो चेंजिंग माइंडसेट में बोला गया कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, पहले क्या था कि सैलरी मिल जाएगा, आप चाहे अच्छा परफॉर्म करें खराब परफॉर्म करें, लेकिन अभी जो है उसको बदलना पड़ेगा। एक इशू तो स्टाफ शॉर्टेज का है, ठीक है, तो उस स्टाफ शॉर्टेज के लिए क्या किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी तो स्टाफ की जो शॉर्टेज है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, तो उनके ऊपर स्पेशली ये बात लागू होती है कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एफिशिएंसी दिखनी चाहिए, उसी की हेल्प से आपका बैंक या बिजनेस जो है सक्सेस हासिल कर सकता है। एफिशिएंसी जो है आपके एचआर डिपार्टमेंट भी होनी चाहिए, मतलब आपकी एफिशिएंसी कितना है, कितना एफिशिएंसी के साथ आप काम कर रहे हैं। तो सब डिपार्टमेंट की तो बात की जा रही है और एचआर की भी बात की जा रही है कि एचआर डिपार्टमेंट को भी एफिशिएंट होकर काम करना पड़ेगा। माइंडसेट किसका चेंज करना है, एम्प्लॉय के माइंडसेट की भी बातचीत की यहाँ पे की गई है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, तो उनको भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और उनकी जो पुरानी जो भी ट्रेडिशनल बिलीव जो होती थी उसके हिसाब से उनको परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये बात भी रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि जो है अगर वो खुद को सर्वाइव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है उनको अपना एटीट्यूड, वर्क कल्चर, उसके हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। अगर हमें एक बहुत अच्छा और क्लासिकल एग्जांपल ले कि कैसे माइंडसेट चेंज हुआ बैंकों में, तो आप देख सकते हैं 1993, 1993 में बैंकों में कंप्यूटेशंस लाने को लेके एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि जो नई नई टेक्नोलॉजी बैंकों में लाई जाएगी। पहले क्या था, पहले बैंकों में सीबीएस ये सब नहीं हुआ करता था, सारा काम आपका रजिस्टर में एंटर हुआ करता था, ठीक है, जनरल लेजर वही सब बनता था। लेकिन 1993 में एक एग्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज किया गया, माइंडसेट चेंज किया गया। तो वही आपका हेडिंग भी है कि चेंजिंग माइंडसेट, किस तरह से माइंडसेट चेंज करना, मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होने जा रहा है तो आपके जो एम्प्लॉय है उसका माइंडसेट तो चेंज करना पड़ेगा, तभी आप उस चेंज को इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। तो 1993 में भी एक माइंडसेट चेंज कराया गया था। उसमें एम्प्लॉय के साथ एक एम्प्लॉय को बोला गया था एक एग्रीमेंट करा के कि अब से टेक्नोलॉजी बैंकों में लाई जाएगी, सीबीएस जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, आपके डॉक्टर विमल जलन जो कि पुराने आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे,
उन्होंने भी बोला था कि कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, मतलब आपके पास कितने पैसे, आप कितनी टेक्नोलॉजी आपके पास है, उसको आप रिप्लिकेबल उसको उसका रेप्लिका अवेलेबल है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल का नहीं है। ह्यूमन आपका बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, और जितनी अच्छी ह्यूमन कैपिटल आपके पास होगी उतना अच्छा आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ले सकते हैं, मतलब आप बाकियों से उतने ज़्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ऐसे जैक एक आपके पुराने सीईओ थे जनरल इलेक्ट्रिक के, तो उन्होंने भी कमेंट किया था कि सीईओ के रोल के बाद एचआर बहुत क्रिटिकल रोल है। क्यों? क्योंकि सीईओ क्या कर रहा है, सीईओ एज ए लीड कर रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पर एचआर क्या कर रहा है, जिन लोगों को सीईओ लीड कर रहा है, एचआर उन लोगों को लेके आ रहा है, उनको हायर कर रहा है, उनको रिक्रूट कर रहा है। तो एचआर को भी इक्वल जिम्मेदारी मानी गई है। सीईओ ने तो बोला कि मेरे काम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है एचआर का होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, चेंजिंग माइंडसेट। ये किसके माइंडसेट चेंज करने की बात की जा रही है? आपके एम्प्लॉयज़ के माइंडसेट चेंज करने की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एफिशिएंसी, कि बैंकों में एफिशिएंसी होनी बहुत ज़रूरी है। एचआर डिपार्टमेंट में भी एफिशिएंसी होनी चाहिए। जो स्टाफ है, एम्प्लॉय है, उनको भी समझना पड़ेगा कि उनको अच्छा परफॉर्म करना है, इफिशिएंट होकर काम करना है। अगर हम माइंडसेट का एक बेस्ट एग्जांपल ले, तो 1993 में बैंकों ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि नई नई टेक्नोलॉजी बैंकों में लाई जाएगी, जिसको आप बोलते हैं सीबीएस, यानी कि सेंट्रलाइज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बैंकों में लाया जाएगा। तो इसको लेकर एग्रीमेंट किया गया था, तो इतने सारे एम्प्लॉय का माइंडसेट चेंज किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे शायद आपका जो आपके एम्प्लॉयज़ है, उनको खुद को कितना मतलब समझाना पड़ा होगा। आप सोचिए उनको कितना कितना बड़ा चेंज हुआ था उस टाइम पे उनके ऊपर, किस तरह से उन्होंने खुद को चेंज किया होगा, किस हिसाब से माइंडसेट चेंज किया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा उस टाइम पे एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर रहा होगा। ठीक है, फिर बाद में जो नए लोग हैं जो अभी ज्वाइन किए, तो उनके लिए जब से उन्होंने शुरुआत की तो स्टार्टिंग से कंप्यूटर था, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। पर जो लोग पहले से काम करते आ रहे थे, तो उनके लिए कितना बड़ा माइंडसेट चेंज करना, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज हुआ होता होगा उस टाइम पे। कई सारी जगह पे कुछ बैंकों में जब ये कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर कोर्सेज के लिए भी उनको प्रॉपर टाइम दिया गया था कि अगर आप 3 महीने का 6 महीने का बाहर से कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, तो आपको इंसेंटिव बेनिफिट्स ये सब दिए गए थे। तो ये सब किस लिए था? ये इसलिए था ताकि एम्प्लॉय के माइंडसेट को चेंज कराया जाए और वो नए काम के हिसाब से खुद को ढाल पाए। फिर आरबीआई के पुराने गवर्नर है, उन्होंने भी बोला था कि आप टेक्नोलॉजी और कैपिटल को चेंज कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को नहीं कर सकते। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का, जितना इफिशिएंट, कॉम्पिटेंस, स्किल वाला ह्यूमन कैपिटल होगा, आप अपने कॉम्पिटिटर से उतना एडवांटेजेस पोजीशन में होंगे। मेजर एचआरएम चैलेंज, तो बैंकों में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? ठीक है, कई सारे चैलेंजेस बैंकों में फेस करने पड़ते हैं एचआरएम में। तो कुछ चैलेंजेस की हम बात करेंगे। ये जो चैलेंजेस होते हैं, ये सभी बैंकों में, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक बोल लीजिए, प्राइवेट बोल लीजिए, एमएनसी बैंक बोल लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो है रिटेंशन ऑफ की टैलेंट। की टैलेंट मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर टैलेंट है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, वो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे टैलेंटेड लोग को हर कोई चाहता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो रहे। तो कहीं और से उनको अच्छा ऑफर मिला, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो कई सारे इश्यूज और चैलेंजेस एचआर को फेस करने पड़ते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या क्या? ठीक है, पहला है एचआर प्लानिंग मस्ट illustrate the process of developing human resource available from all source, the strength and weakness of staffing options such as outsourcing, use of contingent workers and downsizing must find a place in manpower plan। तो एक तो एचआर की प्लानिंग, मतलब कितने लोग कहाँ कहाँ से अवेलेबल कराने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ आउटसोर्सिंग करते हैं या कुछ कंटीजेंस वर्कर्स, तो वो सबको लेके एचआर क्या करता है, अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाता है। मतलब कई सारे चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, और तो जब भी बैंक अपनी एचआर को लेकर स्ट्रैटेजी, जब भी एचआर कोई स्ट्रैटेजी बनाता है बैंकों को लेकर, तो इन चैलेंजेस या इन इश्यूज को ध्यान में रखता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ताकि आपको कौन सा टैलेंट चाहिए। ठीक है, आपके किस टाइप की पोजीशन के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए। अब मान लीजिए बैंकों में कुछ नॉर्मल वैकेंसीज निकलती है, कुछ स्पेशलिस्ट, जैसे आपका कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है, या एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हो गया। तो आपको किस टाइप का टैलेंट चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, और वही चीज़ अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी रखिए। जब भी आप सिलेक्शन करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस में इस बात पे एम्फेसिस जोर दिया जाना चाहिए कि एरर जो है कम से कम होने चाहिए। ठीक है, और जब भी आप एम्प्लॉय को सिलेक्शन करें या प्लेसमेंट दें, तो उसमें जितने कम एरर हो सके उस तरह से आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नए एंट्रेंस या नए लोगों का बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका एक बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। कोई कैजुअल अप्रोच नहीं अपनानी, मतलब कैजुअली चलो कोई नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो कस्टमर, सॉरी, जो एम्प्लॉय जिनको आप ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बारे में आपको प्रॉपरली चेक करवाना है कि कोई फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, और कोई साइबर क्राइम तो नहीं है। पता लगे कि किसी साइबर क्राइम ने
पर्सन ने बैंक जॉब ज्वाइन कर ली और फिर बैंक में वो अपना फ्रॉड ये सब कर रहा है, तो कितने करोड़ों लोगों का डेटा, पैसा, कितना कुछ है। तो इसीलिए बैंक जब भी किसी नए लोग को ज्वाइन कराता है तो पक्के से आपका पुलिस ये सब वेरिफिकेशन इसीलिए चेक करवाता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, ट्रेनिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टैलेंट को कैसे ग्रो करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में होनी चाहिए। फिर आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होगा कि परफॉर्मर और जो नॉन परफॉर्मर होते हैं उनको आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। और जो नॉन परफॉर्मर है उनको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, ये एक आपकी अप्रोच है, इसकी हेल्प से आप उसको परफॉर्मर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप बात करें कैरेट एंड स्टिक अप्रोच की, तो ये एक मोटिवेशन को लेके, ये आपकी मोटिवेशन की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। इसमें कैरेट का मतलब क्या होता है कि जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप बोनस या सैलरी बढ़ा देना, ठीक है, या उनको कोई अवार्ड दे देना, इस तरह से करते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। तो वो हो गया कैरेट, जहाँ पे आप उनको अच्छा एक तरह से रिवॉर्ड आप उसको दे रहे हैं। तो इससे क्या है, वो मोटिवेशन फील होंगे कि हमारा इंक्रीमेंट लगेगा या हमें प्रमोशन मिल जाएगा या हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, बोनस मिल जाएगा, तो उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरा आपका स्टिक अप्रोच, स्टिक मतलब आप उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। तो जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको आप किस तरह से पनिशमेंट दे सकते हैं, इसमें आपने कोई पेनल्टी उनके ऊपर लगा दी, ठीक है, या उनका प्रमोशन रोक दिया, या उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपने ले लिया। तो ये अप्रोच आप अपना सकते हैं। कैरेट में आप उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, आपको आपने उनको इंक्रीमेंट भी दे दिया, बोनस भी दे दिया, सैलरी बढ़ा दी, ठीक है। स्ट्रिक में आप क्या कर रहे हैं कि उनको पनिश कर रहे हैं, किस तरह से, कोई डिसिप्लिनरी आपने एक्शन उनके खिलाफ ले लिया, ठीक है, या फिर आपने उनकी प्रमोशन रोक दी। तो इस तरह से कैरेट और स्टिक अप्रोच भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि जो नॉन परफॉर्मर है उनको आप परफॉर्मेंस करो, अच्छा परफॉर्म करो, उसके लिए आप उनको मोटिवेशन फील करा सके, ठीक है। टू इंश्योर जॉब मैन फिट बाय प्लेसिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब थ्रू रोबस्ट कॉम्पिटेंसी मैपिंग सिस्टम। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जॉब मैन फिट, मतलब ये जो पर्सन, जॉब एंड फिट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि सही पर्सन को आपने सही जगह पे बिठाया कि नहीं बिठाया, इस बात को आपको इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटेंसी मैपिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, मतलब जो पर्सन जितना योग्य है उसको उस टाइप का काम में लगाना, इंश्योर करना, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। इस बात को भी इंश्योर करना कि जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है एम्प्लॉय के लिए, तो वो की टैलेंट को रिटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो एट्रिशन मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग छोड़ के ना जाए। आपके एम्प्लॉय आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद वो छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, कहीं और उनको अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो आपको इस बात को भी इंश्योर करना पड़ेगा आपकी पॉलिसी और प्रोसीजर ऐसी होनी चाहिए जो की टैलेंट को रोक के रखे। टू प्रिपेयर दैम टू टेक ए हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से प्रिपेयर करना होगा कि वो ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो तैयार हो सके, उनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक अच्छी और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी एम्प्लॉय के लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की, ठीक है। तो एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉय है, आपकी कंपनी में जितना भी टाइम वो बिताता है, तो उस टाइम को इन्होंने 7 स्टेजेस में बांट दिया। पहला अट्रैक्शन, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा ऑनबोर्डिंग, चौथा डेवलपमेंट, पांचवा रिटेंशन, सेपरेशन एंड एडवोकेसी। पहले स्टेज में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में, ये अट्रैक्शन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया जाता है। यानी आप बहुत अच्छी पोस्टिंग देते हैं, बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू है, जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी गूगल मान लीजिए, ठीक है, तो हर कोई वहाँ जाना चाहता है, हर कोई उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये पहला प्रोसेस हो गया। सेकेंड है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होगा कि जो पर्सन कंपनी के लिए फिट है उसका इंटरव्यू किया जाएगा, उसका स्किल असेसमेंट किया जाएगा, और उसको रिक्रूटमेंट करके फाइनली एक ऑफर दिया जाएगा कि आप इस कंपनी के लिए जो है इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको फाइनली इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगला आता है आपका ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग में क्या होगा, ऑन बोर्ड करना मतलब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, आपको कंपनी के कल्चर के साथ मिलाया जाएगा, इंटीग्रेट कराया जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग होगी, आपको कल्चर के साथ इंटीग्रेट कराया जाएगा, और क्या आपके साथ एक्सपेक्टेशन है वो सारी बातें आपको ऑन बोर्डिंग में बताई जाएगी, ठीक है। अगला है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपकी स्किल्स और एबिलिटी को डेवलप किया जाएगा, आपके लिए कई सारी ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट में आपको कराई जाएंगी। अगला रिटेंशन। रिटेंशन में आप क्या करोगे कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओगे जिससे एम्प्लॉय आपके साथ लॉन्ग टर्म तक बना रहे, जैसे आप उनको अच्छा सैलरी दोगे, अच्छा बेनिफिट दोगे, एक अच्छा वर्क कल्चर दोगे, ताकि लंबे टाइम तक वो आपके साथ रिटेंशन हो सके।
अगला है सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होगा कि एम्प्लॉय को मान लीजिए कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई या उसकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, तो इसमें वो क्या करता है, कंपनी को छोड़ देता है। या तो वो रिजाइन कर सकता है, या फिर वो रिटायर हो सकता है, या वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, यानी ये जो पर्सन है एग्जिट कर गया कंपनी से, उसने सेपरेट कर लिया, वो एग्जिट कर गया। लास्ट स्टेज है इसका एडवोकेसी। एडवोकेसी लास्ट फेज है। इस फेज में जो आपका एम्प्लॉय है वो कंपनी का एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट मतलब डायरेक्टली एडवोकेट नहीं बनता, वो कंपनी को एक तरह से प्रमोट करता है, वो उसको कंपनी की ब्रांड या रेपुटेशन को बाकियों के साथ शेयर करता है। ठीक है, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को बताता है कि मैंने इतनी अच्छी कंपनी के साथ काम किया। तो एडवोकेसी में एक तरह से वो कंपनी का एडवोकेट बन जाता है। तो ये जो स्टेजेस बताए हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के बीच में मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ये जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उसने जितना भी टाइम बिताया तो उसको इस तरह से 7 स्टेजेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि इन 7 स्टेजेस से कोई भी इंडिविजुअल गुजरता है। तो यहाँ पे हमने चैलेंजेस की बात की थी कि क्या क्या चैलेंजेस एचआर को फेस करने पड़ते हैं। एक तो सही लोगों को अवेलेबल करा पाना, ठीक है, स्टाफ आउटसोर्स करवाना या कंटीजेंट वर्कर अवेलेबल कराना। तो ये चीज़ एचआर को प्रॉब्लम आती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी ऐसा होना चाहिए कि सही टैलेंट मिक्स मतलब अलग अलग टैलेंटेड लोग हमें चाहिए। कुछ लोगों को कंप्यूटर अच्छी होनी चाहिए, कुछ लोगों का आपका मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए, कुछ लोगों का प्रोडक्टिव। तो हर टाइप का आपको टैलेंट मिक्स लेना होता है। उनका रिक्रूटमेंट भी आपके लिए काफ़ी एक चैलेंज होता है। एचआर को देखना होता है कि सही लोगों को रिक्रूट किए। जब भी वो रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन करता है तो देखना चाहिए कि कम से कम एरर हो, और जिसको भी रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन दिया जा रहा है उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए कि वो कोई फ्रॉडस्टर या साइबर क्राइम वाले तो नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग जो दी जाती है उसमें एक्सपेक्टेशन डिफाइन की जाती है कि इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये आपको ट्रेनिंग करनी है। टैलेंट को इस तरह से ग्रो किया जाता है। फिर अगले स्टेप में परफॉर्मेंस चेक की जाती है। ऐसे लोग जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको कैरेट और स्टिक की हेल्प से परफॉर्मर में कन्वर्ट किया जाता है। कैरेट में क्या होता है, रिवॉर्ड दिया जाएगा, अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगी, बोनस मिलेगा। स्टिक में आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो हो जाता है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। तो इसकी हेल्प से आप नॉन परफॉर्मर को परफॉर्मर में कन्वर्ट करते हैं। अगला है कि सही पर्सन को जॉब के लिए अवेलेबल कराना, ये भी एचआर का एक चैलेंज ही होता है। पॉलिसीज और प्रोसीजर इस तरह से बनाना कि एम्प्लॉय आपके साथ लॉन्ग टर्म तक बने रहे। ठीक है, जो की टैलेंटेड लोग हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म तक बने रहे। और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल कराना। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और बात बोली है कि एचआर को चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव एक पॉजिटिव अप्रोच अपनानी चाहिए एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में। अब एम्प्लॉय लाइफ साइकिल क्या होता है, इसमें जो भी एम्प्लॉय टाइम बिताता है किसी कंपनी को, उसको 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला अट्रैक्शन, जब वो किसी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगला वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन लेता है। ऑन बोर्डिंग, उसमें कंपनी में उसको लाया जाता है और उसको इंटीग्रेट किया जाता है कंपनी की, इससे उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब कंपनी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उसको ट्रेनिंग ये सब बताया जाता है। डेवलपमेंट में उसको ट्रेनिंग स्किल्स डेवलप कराई जाएगी। रिटेंशन मतलब वो क्या करेगा, कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा। कैसे, एक अच्छा पॉजिटिव वर्क कल्चर देके, अच्छी सैलरी देके, अच्छा इन्वायरमेंट देके, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा। सेपरेशन में वो एग्जिट कर जाता है कंपनी से, या तो वो रिटायर हो गया, या उसने खुद ही रिजाइन कर दिया, या टर्मिनेट कर दिया गया उसको। एडवोकेसी में कंपनी का एडवोकेट बन जाता है, यानी डायरेक्ट एडवोकेट नहीं बोलेंगे, वो कंपनी का प्रचार करता है, वो ब्रांड वैल्यू बनाता है। ठीक है, कंपनी के बारे में इधर उधर बताता है, तो वो जाएगा एडवोकेसी। अगला है कोर बैंकिंग एंड पीपल चैलेंज। कोर बैंकिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, पूछा जाएगा तो 1 या 2 नंबर का। यहाँ पे उन्होंने 2 पेजेस में कवर किया। तो कोर बैंकिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये कैसे बैंकिंग सर्विसेज है provided by a group of network bank branches where customer may access their bank accounts and perform basic transaction from any of the member bank branches। पहले क्या होता था कि आपको अगर कोई ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, तो आपको अपनी ही ब्रांच में विजिट करना होता था। लेकिन अभी जो है कोर बैंकिंग के आने से सारा कुछ बदल गया। क्यों, अब कोई एक बैंक है, मान लीजिए एसबीआई, उसकी मान लेते 1000 ब्रांचेस है, तो पहले जिस ब्रांच में आपका खाता था उसी ब्रांच से आप ट्रांजेक्शन कर सकते थे। पर जब से कोर बैंकिंग सोल्यूशन आया तो सारा का सारा जो डेटा है रियल टाइम बेसिस पे शेयर हो जाता है। पहले आपका हिसाब किताब आपके एक रजिस्टर में लिखा जाता था, फिजिकल रजिस्टर प्रॉपरली, ठीक है, जनरल आप बोल लीजिए। तो उस रजिस्टर से ही देख के पता लगेगा कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, या उस रजिस्टर से पता लगेगा कि आपने खाता खुलवाया कि नहीं खुलवाया। लेकिन अब क्या हो गया, कोर बैंकिंग से सारा डेटा अब ऑनलाइन है। ऑनलाइन होने से क्या फ़ायदा हुआ कि आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच के फिजिकल रजिस्टर की ज़रूरत है ही नहीं। आप उस बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके अपनी बेसिक ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो वही आपका कोर बैंकिंग हो गया। मतलब सारी बैंकिंग को कोर कर दिया, मिला दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या क्या सुविधाएं देती है कोर बैंकिंग। अगर हम बेसिक सर्विस बोले तो पैसा जमा करना और पैसे को लोन के तौर पे देना। ठीक है, ये बैंकों की कोर बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती है।
कोर बैंकिंग में और क्या क्या चीज़ें होती है, लोन चाहिए आपको, कोई पेमेंट चाहिए, ठीक है, बैंक आपको एटीएम अवेलेबल कराते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप कोई भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एटीएम में जाके आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग में मोबाइल में कोई ऐप है, उसके थ्रू आप बैंकिंग ट्रांसफर कर सकते हैं, या ब्रांचेस से भी आप ऐसा कर सकते हैं। कोर बैंकिंग मेनली आपका कंप्यूटर पे डिपेंड करता है और नेटवर्क पे, कि आपकी सही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि सारी ब्रांचेस जो जुड़ी हुई है, कैसे, मान लीजिए 1000 ब्रांचेस है इस पे की, हर ब्रांच का एक सर्वर होगा, और सभी के सभी 1000 ब्रांचेस के सर्वर एक मेन सर्वर से कनेक्ट होंगे, तो वहां पे सारा डेटा आपका रहेगा। इसकी वजह से मेन सर्वर से डेटा आसानी से हर बैंकों के सर्वर तक रियल टाइम बेसिस पे शेयर किया जाता है, ठीक है। कोर बैंकिंग के पैकेज की बात करें तो बैंकों में बाहर के जो वेंडर्स हैं, ऐसा नहीं कि बैंक खुद से अपना सॉफ्टवेयर बना रहा है सीबीएस, इसके लिए बैंक एक्सटर्नल वेंडर का सहारा लेता है। टीसीएस एक कंपनी है, इन्फोसिस, तो बहुत से बैंकों में टीसीएस और इन्फोसिस के बनाए हुए सॉफ्टवेयर ही यूज किए जाते हैं। अगला है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है, ये बैंकिंग में यूज किया जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी हेल्प से बैंकिंग सुविधा दी जा रही है। टेक्नोलॉजी क्या हो गया, उससे काफ़ी आपका टाइम सेव होता है, और काम भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, आप अपनी एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। हेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज डेवलप टू परफॉर्म कोर बैंकिंग फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप पासबुक की एंट्री करना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, कस्टमर का रिकॉर्ड रखना, कोई भी पेमेंट करना, वो सारा काम आप अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड एट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द बैंक। बैंकों के अलग अलग ब्रांचेस में सॉफ्टवेयर को अवेलेबल कराया जाता है, और उनको टेलीफोन या आपका सैटेलाइट की हेल्प से अवेलेबल कराया जाता है। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए 1000 ब्रांचेस है, तो उनका डेटा उस सॉफ्टवेयर में है, सॉफ्टवेयर का डेटा उस सर्वर में है। हर ब्रांचेस का सर्वर एक सैटेलाइट के जरिए या इंटरनेट के जरिए मेन सर्वर से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसी की हेल्प से कस्टमर कहीं पे भी जाके, किसी भी ब्रांच पे जाके अपनी बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकता है, ठीक है। तो कोर बैंकिंग की वजह से बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन देखने को मिला। ये लास्ट वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, कि अराउंड द वर्ल्ड मतलब बाकी जगह की बात की गई है कि वर्ल्ड में कोर बैंकिंग का क्या स्टेटस है। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया या एशिया की कुछ कंट्रीज, तो यहाँ पे कोर बैंकिंग जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, कुछ साल पहले, 20 साल 30 साल। अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो 1993 में एग्रीमेंट हुआ था कि बैंकों में कोर बैंकिंग लाया जाएगा, और वो भी तभी हुआ था जब बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आए थे। तो अगर उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर बैंक सीबीएसई सब नहीं लाते तो बहुत पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट कर पाने के लिए और मार्केट में टिके रहने के लिए उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। 3 सॉफ्टवेयर जो है यूज़ किए जाते हैं, एक तो आईफैक्स सॉल्यूशन का फ्लैक्स क्यूब, ये एक है। दूसरा फिनेकल इन्फोसिस का, और तीसरा बी ए एन सी एस टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस का, ठीक है। तो ये 3 जनरली सॉफ्टवेयर जो है सीबीएस के लिए बैंकों में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में उन्होंने एक बात बोल रखी है कि जापान में ये चीज़ बहुत सरप्राइजिंग देखने को मिली, कि कोर बैंकिंग अभी अर्ली स्टेज है, मतलब जापान में कोर बैंकिंग का ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है। जापानीज ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी रखते हैं अपने पेपर वर्क पे रखते हैं, फिजिकल एविडेंस पे बिलीव करते हैं, तो इसीलिए ये कोर बैंकिंग पे इतना बिलीव नहीं करते, तो इसीलिए जापान ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कोर बैंकिंग अर्ली स्टेज में है। इसके साथ आपका लेटर समअप दोस्तों आ गया। तो सीबीएस में आपने देखा कि सारी ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होती है, किसी भी ब्रांच में जाके आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बैंकों में कई सारी सुविधाएं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के द्वारा दी जाती है, जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। फिर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो बैंक है इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा ले जाता है, और उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे आपको पासबुक, अपनी पासबुक मेंटेनेंस करानी है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कराना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करानी है, ठीक है, ये सारा काम आपको सिस्टम ही करके देगा। अलग अलग बैंक की ब्रांचेस में सॉफ्टवेयर होंगे, और उनको टेलीफोन या इंटरनेट या सैटेलाइट की हेल्प से कनेक्ट किया जाएगा। कोर बैंकिंग की हेल्प से ऐसा हो पाया कि सभी ब्रांचेस जो है आपस में कनेक्ट रहती है, और रियल टाइम बेसिस में सारा डाटा इमीडिएटली अपडेट हो जाता है, और इसी की वजह से आप किसी भी ब्रांच में जाके कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ए ब्रांच है, ठीक है, या मान लीजिए पहली ब्रांच है, किसी बैंक की 1000 ब्रांच है, आपने पहली ब्रांच से पैसा विड्रॉ किया, तो वो डेटा 1000 ब्रांचेस के पास भी चला जाएगा, तो इसीलिए आप किसी भी ब्रांच जाके जान सकते हैं कि अभी इसका पैसा कितना इसके अकाउंट में रह गया। फिर ये कोर बैंकिंग अराउंड द वर्ल्ड की बात की गई है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एशिया या इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, 1993 में एग्रीमेंट आया था सीबीएस इन सबको लेके, तब से टेक्नोलॉजी बैंकों में आई थी। फिर बैंक 3 ही ऐसे सॉफ्टवेयर है जो जनरली यूज़ किए जाते हैं कोर बैंकिंग के लिए। एक है आपका आईफैक्स सॉल्यूशन का फ्लैक्स क्यूब,
और इन्फोसिस का फिनेकल और टीसीएस का BANCS, ये 3 सॉफ्टवेयर जनरली यूज़ किए जाते हैं। फिर जापान की बात की कि जापान में कोर बैंकिंग अभी शुरुआती स्टेज में है। क्यों, उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तो मेन जनता भी, कि लोग जो है इतना डिमांड नहीं करते, ठीक है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो जब जिस चीज़ की डिमांड नहीं है तो प्रोडक्ट कहाँ से मार्केट में जाएगा। और जो जापानीज जो बैंक है इसीलिए ज़्यादातर अपना पेपर वर्क पे बिलीव करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। चलिए दोस्तों, उसके साथ आपका लेटर सम आ चुका है, ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।